सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर. Hello everyone, welcome you all in today's The Hindu News Analysis. So prior getting the details, let's have a sneak peek what is important for us in today's The Hindu. आज के द हिंदू में अगर आपने अभी तक पढ़ लिया होगा पेपर, ये खोला होगा एक बार भी, तो आपने ये चीज रियलाइज की होगी तो ज़्यादा कुछ न्यूज़ में है नहीं आज, बट स्टिल आई हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट फॉर यू इन टुडेज द हिंदू ओनली कि कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको अगस्त से एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिन लोगों ने कमेंट करके ये बताया कि सर ये कुछ एनवायरनमेंट रिलेटेड जो टॉपिक्स है उनको डिस्कस करना है, आई श्योरली डिस्कस यू, आई श्योर यू कि धीरे धीरे जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा हम 2-3 टॉपिक्स को आप, बिकॉज व्हेन आई रेड दैट टॉपिक तो आई रियलाइज कि उसमें काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स है जो इंटर रिलेटेड है, जस्ट लाइक स्टॉकहोम एंड यूएनपीसीसी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. उसमें जो सोलर अलायंस की बात हुई है तो वो अभी करंट में ही था और हम लोगों ने डिस्कस भी किया जो बात हुई, तो उस बारे में हम बहुत डिटेल में बातें करेंगे एंड आई अश्योर यू कि आई श्योरली कवर इट, राइट. बट थोड़ा सा कॉपरेट करना होगा आपको कि हाँ एक टॉपिक एक दिन में ही आ सकता है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है एंड आई ट्राई टू इनकलकेट सम ऑफ द टॉपिक्स इन द मैराथन सेशन ऑल्सो, राइट. चलिए स्टार्ट करते हैं आज के द हिंदू से. और आज के द हिंदू में अगर आपने देखा होगा तो मुलायम सिंह यादव जी एक्सपायर कर गए 82 ईयर्स ऑफ एज. वॉज अ वेटरन सोशलिस्ट लीडर, सपा के लीडर थे. यूपी में आई गेस की 3 टाइम्स सीएम रह चुके हैं यूपी के, डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, 8 टाइम्स एमपी एमएलए रह चुके हैं और एक बार मतलब सांसद भी रहे, राइट. एक बार वो डिफेंस मिनिस्टर है सॉरी, और उनके सन अखिलेश यादव वो उन्होंने फुल टाइम टेन्योर लिया और 1989 में मुलायम सिंह यादव जी स्टार्ट किया था उन्होंने एज अ सीएम, राइट, अपना करियर. और उसके बाद 1992 में सभा बनाते हैं तो दे सो वन सो पर बहुत लंबी कहानी है पॉलिटिक्स की. यू वांट दैट टॉपिक टू डिस्कस समडे, आई सजेस्ट यू कि जस्ट फॉलो द हिंदू ओनली, इट इज सफिशिएंट नहीं है. और मैंने आपको एक परफॉर्मा दे ही दिया है उनका, राइट, कि 1989 में स्टार्ट होता है पॉलिटिकल ओबीसी मूवमेंट, मंडल कमीशन से स्टार्ट होता है. मंडल कमीशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था उन्होंने, राइट. मंडल कमीशन हम लोगों ने पढ़ा कुछ दिन पहले व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द एससी थिंग, राइट. चलिए एंड आई हैव अ क्वेश्चन टुडे आल्सो रिगार्डिंग दैट. चलिए स्टार्ट करते हैं. रशिया कंटिन्यूड डिफायंस ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, रशिया नहीं सुधरेगा. ये एडिटोरियल का पार्ट है, पेज नंबर 8. रशिया नहीं सुधरेगा, इसको वो दिल पे मत ले लेना कोई बात, राइट. क्योंकि यार एक बार खत्म करो ना, सिलेबस आपका ही बढ़ रहा है, मेरा नहीं, राइट. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस आपका ही बढ़ रहा है और क्लैट पूछता है. इवन 2022-21 में भी ये क्वेश्चंस मिले थे. तो अभी जो करंट एस्पेक्ट में ये है कि रशिया ने 4 नए टेरिटरीज को कैप्चर किया, राइट. क्रीमिया कैप्चर था ही, उस कुछ और टेरिटरीज कैप्चर किए, तो उसके रिगार्डिंग और इंटरनेशनल लॉ, तो इसमें हम देखेंगे आईसीसी क्या होता है, राइट. अब आईसीसी का मतलब क्रिकेट मत समझ लेना, क्रिमिनल कोर्ट है. आईसीजे क्या होता है, राइट. व्हाट इज द यूएन चार्टर क्या होता है. and I'll suggest you just go through this article at least one, please go through this for the sake of क्लैट की कसम है तुम लोगों को एक बार ये जाके जरूर देखना, राइट. क्योंकि जब तक क्लैट और एनएलयू की कसम ना दो काम होता नहीं है, राइट. एनएलयू की कसम ले लो बट ये टॉपिक जरूर से एक बार देख के आइएगा, राइट. स्टार्ट करते चलिए. सेकंड है एक्स फेड चीफ बर्नानके एंड टू अदर्स गॉट द इको नोबल. इकोनॉमिक्स का नोबल मिला है, ये दूसरी बैंक ही प्रोवाइड करती है नोबल, सेंट्रल बैंक है यहाँ की. इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और एपिसोड 1 अगर आप लोगों ने नोबल का नहीं देखा है जरूर से जाके देखिए. उसमें हम लोगों ने इकोनॉमिक्स एज एक्सेप्शन और जो अल्फ्रेड नोबल्स थे उनकी विल 1895 में उनकी विल आई थी, उसके बारे में बहुत डिटेल में बातें की हैं. एंड 2 सीरीज आपकी आ चुकी है, केमिस्ट्री और एक आपकी फिजियोलॉजी. कल तक आपको फिजिक्स मिल जाएगा एंड लेटर ऑन वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी एस्पेक्ट. बाय द एंड ऑफ दिस वीक आपको सारे नोवेल्स के सीरीज विद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप तक पहुंच जाएंगे. थर्ड है पाकिस्तान टू टेक पार्ट इन द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द एससीओ एंटी टेरर. कल ही हम लोगों ने इस चीज को देखा था, एंटी टेरर वाले को जिसको इंडिया होस्ट कर रहा है. और कल हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे ऐसे जो भी एक्सरसाइजेस होते हैं मलाबार से लिंक किया उसको, राइट. एंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट वी हैव कवर्ड. युद्धाभ्यास को भी देखा जो कि यूएस के साथ है उत्तराखंड में, राइट, जो कि अगर चाइना से देखा जाए तो 100 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस पे है. वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, ठीक है, मानसिक दिवस हुआ. वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, आई डोंट नो व्हाई आई जस्ट वेंट टू द हिंदू. एंड वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे हुई, राइट, कल. उस पर मोदी जी ने बहुत कुछ बोला भी, भाई मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट इशू. और कुछ दिन पहले आई वाज रीडिंग द हिंदू, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो एक कंपनी की सीईओ है, आई एम नॉट रिमाइंडिंग हर एग्जैक्ट नेम, उन्होंने भी डाला था मेंटल हेल्थ के बारे में कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उसके लिए एक प्रॉपर चैनल है ताकि वो बता सकें एग्जैक्टली व्हाट प्रॉब्लम दे आर फेसिंग इन द कंपनी. और ये दोनों आर्टिकल आपको पीआईबी में मिलेगा, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे. इस टाइप के टॉपिक्स आई एडवाइस यू
तो रीड एटलीस्ट वंस, और इस टाइप के जो भी टॉपिक्स आते हैं आपको पढ़ना चाहिए, बिकॉज फॉर द सेक ऑफ लॉजिकल रीजनिंग एंड क्रिटिकल रीजनिंग पार्ट, राइट। क्रिटिकल रीजनिंग में ऐसे ऐसे टॉपिक्स भरे पड़े रहते हैं इजीली। एलिट का तो फेवरेट हो जाता है, एलिट ने तो डाला भी है द हिंदू के एक्सट्रैक्ट्स उठा के। दैट्स व्हाई रिकमेंड यू कि एक बार पेपर पढ़ो, और एनएलयू की कसम है ये तो पढ़ना ही है, रशिया वाली। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इज रशिया कंटिन्यूड द डिफाइंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। आपको लग रहा होगा सर इस पे पेज खाली क्यों छोड़ा, आज इस पे कोई फोटो नहीं, फोटो है, आगे है, बहुत डिटेल में बातें होंगी। इस टॉपिक का स्टार्ट क्यों होता है, देखिए, रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया। क्यों किया? क्योंकि इसको यूएसएसआर का पार्ट था, और रशिया बोलता है कि यूक्रेन मेरी टेरिटरीज को वापस दो। यूक्रेन के हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, जो कि एक वेटरन कॉमेडियन है, राइट। ये कपिल शर्मा है वहाँ के। और रशिया के हैं पुतिन साहब, इनको तो पुतिन नाम तो सुना ही होगा, राइट। ये कोई राहुल नहीं है, नाम तो सुना ही होगा, ये पुतिन है, नाम तो सुना ही होगा, सबने नाम सुना है इनका, राइट। तो रशिया और यूक्रेन की है। तो ये तो छोटी छोटी फैक्ट्स है जो आपके क्लैट ने डायरेक्टली पूछा था, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से क्या होता है, रशिया यूक्रेन पे हमला करता है, फिर उसके बाद आईसीजे में केस जाता है और उंगा में जाता है, यूएनजीए, जिसके बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल में बातें की है कुछ दिन पहले। आई एम नॉट गोइंग इनटू यूएनजीए अगेन एंड अगेन, बिकॉज इट विल बी मोनोटोनस फॉर यू ऑल्सो, राइट। एक बार थोड़ा सा देखते रहिए, रिवीजन इज द की। ऐसे काम नहीं चलेगा ना, एक बार पढ़ लिया काम हो गया। अब कॉलेजियम बहुत सारे न्यूज में, एंड आई होप यू गाइज इन टच विद द कॉलेजियम थिंग। बस चंद्रचूड़ जे का अपॉइंटमेंट होने वाला है, उनकी नाम को रिकमेंड कर दिया जा चुका है, एंड आई होप इन डे और टू जो लॉ मिनिस्टर है किरण रिजिजू, उनके तरफ से भी कुछ ना कुछ डिटेलिंग आ जाएंगी, राइट। अब यूएनजीए के बारे में बातें करते हैं। तो यूएनजीए थोड़ा सा अलग है यहाँ पे। यूएनजीए जो अगर प्रेशर बनाता है रशिया पे, तो प्रेशर उसका उतना इंपॉर्टेंस होल्ड नहीं करता, इट होल्ड्स लेस वाटर। बट आईसीजे का थोड़ा ना बाइंडिंग हो जाता है, और यूएनजीए का एडवाइजरी टाइम टाइम का हो, राइट। और इसमें बहुत सारी बातें करेंगे हम यूएन चार्टर को लेकर के। यूएन चार्टर, यूनाइटेड नेशन की चार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू द इंटरनेशनल लॉ, एंड व्हेन यू गो टू द लॉ स्कूल यू विल रीड अ लॉट अबाउट द इंटरनेशनल लॉ। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जब आप पढ़ेंगे तो यूएन चार्टर के ऊपर एक पूरा एक चैप्टर है, राइट। तो यहाँ तक बातें होंगी, और भी इसमें एक दो बातें और जुड़ेंगी कि जो आपको जाएगा कि इंटरनेशनल कन्वेंशंस है, कुछ कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशन। और जब इस आर्टिकल को आप पढ़ेंगे तो इसमें बहुत बहुत नाइसली ये आर्टिकल लिखा हुआ है। दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग यू। इस आर्टिकल में ना एक कॉन्वर्सेशन हो रही है कि रशिया का जो स्टैंड है गलत है, ये जो चार क्यों गलत है, रशिया क्यों कर रहा है तो वो क्यों गलत है, राइट। तो बहुत अच्छी एक दो लोगों की कॉन्वर्सेशन हो रही है उसमें, और आपके लॉ स्कूल के ही दोनों हैं, एक तो डीन है शायद और एक वही से है कोई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक बार ये मैप ध्यान से देख लीजिए। ये मैप खाली पीली ऐसे ही नहीं रखा गया है कि सर अच्छा लग रहा है डाल देते हैं, राइट। अल जजीरा से ये मैप लिया गया है। तो इस मैप में क्या इंपॉर्टेंस है, एंड यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ मैप व्हेन इट कम्स टू द रशिया एंड यूक्रेन, राइट। रशिया यूक्रेन नहीं, यूरोपियन यूनियन की भी बात होती है, इंडिया में श्रीलंका की बात होती है, चाइना में ताइवान की बात होती है, फॉर्मोसा आइलैंड की बात होती है, जापान और रशिया के रिलेशंस की बात होती है। ईच एंड एवरी टाइम वी टॉक अबाउट द मैप। मैप इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ योर इन्फॉर्मेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं, पेन का कलर दूसरा चेंज करते हैं, एंड लेट्स स्टार्ट। श्री गणेश करते हैं इसका। ये रहा आपका लवीव, राइट। ये रहा कीव। कीव क्या है, यूक्रेन का कैपिटल पॉइंट, राइट। और ये चीज जो बहुत आप लोगों ने पढ़ी भी है, मैंने उसे 2-3 बार डिटेलिंग भी की है, ज़ेफ़रोज़ेज़िया। ज़ेफ़रोज़ेज़िया एक बार पीपीटी डाउनलोड कर लीजिएगा, इफ द स्क्रीन इज नॉट विजिबल टू यू, आप जूम कर पाएंगे अच्छे से। ये जो मैंने पॉइंट किया है यहाँ पे, ये पर्टिकुलर थिंग, एक स्क्वायर है उसके अंदर रेक्टेंगल के ऊपर सर्कल बनाया है, ज़ेफ़रोज़ेज़िया। व्हाट इज दिस ज़ेफ़रोज़ेज़िया, ये क्या चीज है सर ज़ेफ़रोज़ेज़िया? ज़ेफ़रोज़ेज़िया इज अ न्यूक्लियर पावर प्लांट, राइट। ज़ेफ़रोज़ेज़िया के बारे में बात करें तो इट इज अ न्यूक्लियर पावर प्लांट, और ये बिगेस्ट है यूक्रेन का, और यूरोप में ये 10th नंबर पे आता है वर्ल्ड में। और ज़ेफ़रोज़ेज़िया के बारे में और भी बहुत सारी बातें हो सकती है अगर करने बैठे, तो आइए कर ही लेते हैं ज़ेफ़रोज़ेज़िया के बारे में थोड़ी सी बातें। ज़ेफ़रोज़ेज़िया, ज़ेफ़रोज़ेज़िया ये है यूक्रेन में, जिसको अभी अभी रशिया ने कैप्चर किया है, राइट। ज़ेफ़रोज़ेज़िया। अब यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे तो आपको याद होना चाहिए एनपीटी, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी। बताएंगे आप कब हुआ था,
TTBT कॉम्प्रिहेंसिव ट्रस्ट बैन ट्रीटी। उसके बाद ज़ैपोरिज़िया आता है तो चेरोबिनल डिजास्टर आता है। चेरोबिनल डिजास्टर आता है। और जब भी ज़ैपोरिज़िया पढ़ना है इस साल के लिए, इस साल के क्लैट के लिए या आइलेट के लिए, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एंटर हो जाता है, दैट इज द इंटरनेशनल जो न्यूक्लियर सोसाइटी है के बारे में। उसके बारे में भी हम लोगों ने बातें की कि ये लोग जा रहे हैं एनपीटी का वो लेकर के कि भाई चेरोबिनल डिजास्टर जो हुआ था आपको 1980 के अराउंड हुआ था चेरोबिनल डिजास्टर। तो ये लोग गए भी थे चेरोबिनल की, भाई अगर कुछ हो गया यहाँ पे कलेश गया तो फिर अलग एक कांड हो जाए। ये यूक्रेन का तो चल ही रहा है। तो रशिया यूक्रेन की जब बात हो रही है तो इतनी सारी चीज़ों को लिंक करना ही है साथ में, प्लस ये केवल ज़ैपोरिज़िया से लिंक होंगी चीज़ें, प्लस एक मिरर एग्रीमेंट है रशिया का और यूक्रेन के बीच में। मिरर एग्रीमेंट, मिरर एग्रीमेंट है। ये एग्रीमेंट बेसिकली आपको वीट के लिए है, वीट के लिए है। एंड रशिया यूक्रेन एग्रीमेंट में एक कोई थर्ड कंट्री एज अ मीडिएटर रोल प्ले कर रही है। उस थर्ड कंट्री का नाम जल्दी से बता दीजिएगा। अगर नहीं याद है, यू नीड अ रियली हार्ड कोर रिविजन माई फ्रेंड, यू लिटरली नीड अ हार्ड कोर रिविजन फ्रॉम ऑगस्ट ओनली, राइट? क्योंकि इसको हम लोगों ने कवर किया और एक बच्चे ने कमेंट भी किया था, तो पढ़ना ज़रूरी हो जाता है, राइट? तो ये है, हम लोगों ने ज़ैपोरिज़िया को बहुत अच्छे से देख लिया। यहाँ पर एक रिवर है डिनिप्रो रिवर, डिनाइपर रिवर, राइट? ये डिनाइपर रिवर भी पता होना चाहिए, ज़ैपोरिज़िया प्लांट के पास ही है, न्यूक्लियर प्लांट के पास ही है। और ये रहा क्रीमिया, जिसको एनेक्स किया था रशिया ने 2014 में। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपके माइंड में होनी चाहिए एंड क्वेश्चंस घूम सकते हैं, क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम दिस इमेज ओनली। आप यही इमेज देख लीजिए, मैंने ज़ैपोरिज़िया की पूरी हिस्ट्री निकाल दी। न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में बात होगी, जब भी न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात होगी, एनपीटी, सीटीबीटी, इंडिया का पोजीशन, ईच एंड एवरीथिंग, एंड आई हैव कवर्ड दैट, आई हैव कवर्ड दैट। तो आपको क्या करना है, एक बार जाके पुरानी वीडियोस उठाइए और उसमें से देखिए स्टार्टिंग में ही कि में ज़ैपोरिज़िया प्लांट के बारे में बात हुई है एंड आई गेस अगस्त मिड के बाद की बातें हैं ये, राइट? तो ये एक बार देख लीजिए, ये रहा रशिया, ये रहा बेलारूस एंड ये रहा पोलैंड, राइट? और ये रहा रोमानिया, ओडेसा एंड मोल्दोवा, और ये रहा यूक्रेन। तो ये इसके आसपास के कंट्रीज हैं। तो डायरेक्टली क्वेश्चन फ्रेम होता है आपसे यहाँ पे कि यूक्रेन के आसपास की कंट्रीज कौन कौन से हैं, राइट? और एक बार आगे सिविल सर्विसेज ने ही पूछा था उज्बेकिस्तान के रिगार्डिंग, और आपके यूपीएससी ने भी, क्लैट ने भी पूछा है, माय बैड। तो ये खैर 29 मार्च का है, यू कैन जस्ट स्किप दैट पार्ट, इसमें भी 4 एडिशन हुए हैं, में नहीं जाना है हम लोगों को, बस ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से कंट्री आपस में है। तो यूक्रेन के बाद रशिया है, बेलारूस है, राइट? एंड दिस इज द चेरोबिनल, ये भी इसका न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो अच्छे से डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया सितंबर में भी। पोलैंड है, मोल्दोवा है, राइट? एंड दीज आर द, एंड खरसोव है एंड मोलोविया है एंड दीज आर द क्रीमिया एज अ पार्ट ऑफ द रशिया, राइट? तो ये कंट्रीज हैं जो हम लोगों ने भी मैपिंग किया। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पे थोड़ा थियोरेटिकल इन्फॉर्मेशन की आर्टिकल में क्या बातें की गई है। आई हैव टोल्ड यू आर्टिकल में क्या बातें की गई है, वही चीज़ यहाँ पर भी लिखा है कि डिस्पाइट वाइड स्प्रेड ग्लोबल कंडेमनेशन, कंडेम किया जा रहा है यूएनजीए के थ्रू भी और आईसीजे के थ्रू भी, रशिया मान नहीं रहा। पुतिन नाम तो नहीं होगा, राइट? रशिया इज नॉट कंपाइल्ड विद दिस डिसीजन। तो इसमें आपके काम के लिए यही था जो मैंने यहाँ पर बताया। नाउ द फैक्चुअल क्वेश्चन अराइजेस कि सर कौन से चार रीजन्स को रशिया ने पकड़ा है? डोनेत्स्क, लुहांस्क, ज़ैपोरिज़िया एंड खेर्सन। ज़ैपोरिज़िया मैंने बहुत डिटेल में भी बातें की, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया ये रहा ज़ैपोरिज़िया, राइट? मैंने इसे डिलीट नहीं किया था फॉर द पर्पस कि ज़ैपोरिज़िया आपको याद होना चाहिए, बिकॉज ज़ैपोरिज़िया कोई नॉर्मल जगह नहीं है, इट इज़ अ न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट, और उस पे आईएसए का एक इंटरनेशनल जो सोसाइटी है उसने बहुत ज़्यादा इस पे ध्यान भी दिया है। एंड 1996 में चेरोबिनल डिजास्टर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहीं से वो चीज़ें लिंक हो रही हैं, राइट? एंड मिरर एग्रीमेंट याद रहना चाहिए, यूक्रेन में जगह है और रिवर एक नाम है दैट आई वांट टू ऐड हियर, कि एक रिवर भी है बॉस यहाँ पर, जिसे हम कहते हैं डेनाइपर रिवर। डेनाइपर रिवर भी है, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल्ड डिस्कशन किया है इससे पहले, राइट? एंड आई होप कि आप लोगों को याद होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इन चारों जगह का नाम याद रखिएगा, दोनेत्स्क, लुहांस्क, ज़ैपोरिज़िया एंड खरसन। अब बात आती है इस आर्टिकल में जो बातें की गई है, जिन टॉपिक्स पर डिस्कशन किया गया है, कि जब अब देखिए ये टॉपिक ओपिनियन बेस्ड था, दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग यू कि आपकी इंग्लिश और
लॉजिकल रीजनिंग के पर्सपेक्टिव से थोड़ा इंपॉर्टेंस और वाटर होल्ड करता है, बट जो टॉपिक्स है दैट यू हैव टू सर्च इट आउट वो है आईसीजे। सबसे पहले आता है आईसीजे। तो बॉस आईसीजे अभी तक आप लोगों ने जितनी लॉ वकालत पढ़ी है उसमें आईसीजे का नाम तो सुना होगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, राइट। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है सर? जैसे सुप्रीम कोर्ट है ना इंडिया में, वैसे ही आईसीजे, आईसीजे वर्ल्ड कोर्ट कहा जाता है, तो वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है। ये यूनाइटेड नेशंस के 6 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स में से एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है आईसीजे, जस्टिस के लिए, अपार्ट फ्रॉम सिक्योरिटी काउंसिल एंड ऑल। तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, राइट। और ये इंटरनेशनल बॉडी, ये क्या करता है, जैसे मान लो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट है तो कहाँ जाएंगे? आईसीजे जाएंगे, राइट, क्योंकि लीगल कुछ होना चाहिए ना। अब रशिया यूक्रेन के बीच हुआ, कहाँ गए? आईसीजे गए। अब आईसीजे की बात तो माननी नहीं है इनको। देखो आईसीजे को जब आप पढ़ोगे तो ऐसे देखने में लगता है आईसीजे इज वेरी स्ट्रांग बॉडी, बट व्हेन यू गो टू द थियोरी उसमें बहुत कहीं कहीं पे ना थोड़ी थोड़ी लाइंस लिखी हुई हैं कि आईसीजे के डिसीजन जो होते हैं वो सॉवरेन कंट्रीज पे रिकमेंडिंग नहीं होते हैं, मतलब बाइंडिंग नहीं होते हैं, ऐसे आप एडवाइजरी तौर पे रख सकते हैं। अब जैसे इंडिया क्यों बाइंडिंग नहीं होती सर? बाइंडिंग कर देना चाहिए। एक बात बताओ, अगर बाइंडिंग कर देते हैं, अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, राइट, लेट सपोज, डिस्प्यूट तो बहुत ही है, सपोज डिस्प्यूट होता है और आईसीजे कोई ऐसा डिसीजन देता है जो कि पाकिस्तान के फेवर में है, इंडिया के अगेंस्ट में है, बात को ध्यान से समझना है, पाकिस्तान के फेवर में है और इंडिया के अगेंस्ट में है, राइट। तो क्या होगा उस सिचुएशन में? तो ये जो डिसीजन बाइंडिंग हो जाएगा, तो इंडिया इज अ सॉवरेन नेशन। सॉवरेन नेशन का मतलब क्या होता है? बाहर का कोई हम पे कंट्रोल नहीं कर सकता। आई एम फ्री, राइट। इंडिया इज अ सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऐसे पढ़ते हो ना। तो सॉवरेन कंट्री होते हुए हम बाहर के डिसीजन कोर्ट के क्यों माने? वी कैन कंसीडर इट एज एडवाइजरी, हम ट्रीट ही कर सकते हैं, बट कोई ऐसा लेजिस्लेशन को अलाउ थोड़ी ना कर सकते अपने ऊपर, नहीं। तो बाइंडिंग नहीं है। अगर हमें लगता है कि हाँ इसे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं तो हम कर लेंगे, नहीं करना है नहीं करेंगे। बहुत कम कंट्रीज है जिनके ऊपर आईसीजे के डिसीजन बाइंडिंग होते हैं, वो जनरली छोटे कंट्रीज होते हैं, राइट। तो ये देख लिया हम लोगों ने। अब रशिया जो है वो आईसीजे के, रशिया की जब बात आती है, एक चीज और जस्ट क्लिक्ड इन माय माइंड कि आपको एक बार 1992 यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन, राइट, और जो डेथ हुआ है मिखाइल गोर्बाचेव का 3 और 4 सितंबर को, उसको एक बार देख लीजिएगा, जस्ट रिवाइज इट आउट, राइट। तो आईसीजे पे आते हैं वापस से अपने हम। आईसीजे जो है इसे वर्ल्ड कोर्ट बोला जाता है एंड दिस इज एंड ऑल। हाँ, अब रशिया ने क्या किया है, रशिया मान नहीं रहा है बात। रशिया कह रहा है हम नहीं मान रहे, तुम जो बोलो हम तो लड़ेंगे ही। मोदी जी भी हाथ मिला के आए थे कि भाई शांति करो, इट्स नॉट द टाइम ऑफ द वॉर। पुतिन ने उसके कलों की आर्मी लगा दी। मोदी जी ने कहा अरे ऐसे कैसे, ऐदा तो चलता ही नहीं है ना। तो चलिए उनकी अलग बातें हैं, तो थोड़ी बातें करते हैं इसके बारे में और उसके बाद आगे हम प्रोसीड कर जाएंगे। तो जो आईसीजे है तो उसके डिसीजंस को पुतिन नहीं मान रहा। इस आर्टिकल में बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है कि जार निकोलस जो था, जार निकोलस सेकेंड, उसने 1899 में एक कॉन्वेंशन की थी, हेग पीस कन्वेंशन। हेग पीस कन्वेंशन की थी किसने? जार निकोलस ने हेग पीस कन्वेंशन की, राइट, आईसीजे से, आईसीजे को बनाने के लिए। और पीसीआईजे बना, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। आईसीजे का पहले जो टर्म था, आप देखते होंगे कि 1945 में जो जो बॉडीज बने उनका लीग ऑफ नेशंस पे कुछ और ही टाइम था। अब यूएन भी बदल रहा है, लीग ऑफ नेशन से यूएन आ रहा है, तो ऐसी चीजें आएंगी। पीसीआईजे सेटअप हुआ था 1920 में बाय द लीग ऑफ नेशंस व्हिच वाज द प्रीडिसेसर ऑफ द यूएन, राइट। पीसीआईजे किसका प्रीडिसेसर है? आईसीजे का। और यूएन का प्रीडिसेसर कौन है? लीग ऑफ नेशंस। और पीसीआईजे कब सेटअप हुआ? 1920 में। और जार निकोलस ने रिकमेंड किया था, तुम अपने ही कंट्रीमैन की बात नहीं मान रहे हो। तो यही बातें इस आर्टिकल में भी कही हुई। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। आईसीजे का हेडक्वार्टर कहाँ है? सबको पता होगा, हेग एंड नीदरलैंड्स में। और जीएच हैकवर्थ कमेटी ने रिकमेंड किया था आईसीजे को ड्राफ्ट करने के लिए 1945 में। इस टाइम पे क्या होता है? पीसीआईजे डिसॉल्व होता है, पीसीआईजे डिसॉल्व होता है और आईसीजे 1946 में स्टार्ट हो जाता है एट हेग नीदरलैंड में। और हैकवर्थ कमेटी को नाम को नहीं भूलिएगा, क्योंकि क्लैट 2022 को उठा के देख लो, उसमें लिखा हुआ है कमिटीज और किस उसके ट्रीटीज के थ्रू वो लोग आए हैं, राइट। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस। नेक्स्ट पार्ट इज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ आईसीजे वाज हेल्ड एंड, अच्छा फर्स्ट मीटिंग जो आईसीजे की हुई वो कब हुई थी?
वो हुई थी जोस गुस्तावा गुनरो के अंदर, फ्रॉम एल सेल्वाडोर के हैं, उनको पहला प्रेसिडेंट तो 1946 में ही हुई थी, 1946 में हुई। और पहले प्रेसिडेंट कौन थे? गुस्तावा गुनरो। और अभी कौन है? जॉन ई डनग। जॉन ई डनग यूएस के हैं, वो प्रेसिडेंट है। और जज किरिल गोवरिन वाइस प्रेसिडेंट है रशियन फेडरेशन। बताओ, इनकी जज लोग भाई भाई साहब बैठे हैं। तो क्रिल जो है क्रिल, जस्टिस क्रिल, ये जो है ये आपके वाइस प्रेसिडेंट है। और यूएसए के हैं जॉन ई डोनग, ये आपके प्रेसिडेंट है। पहले प्रेसिडेंट कहाँ के से? एल सल्वाडोर के थे, जोस गुस्तावा गुएरो, राइट। इंडिया के भी लोग हैं यहाँ पर यार, टेंशन मत लो, अभी भी है बैठे हुए हमारे यहाँ। बट उससे पहले बहुत सारी बातें होंगी रिगार्डिंग दिस, तब हम आगे बढ़ेंगे। अब स्ट्रक्चर ऑफ आईसीजे की बात करें तो आईसीजे में होते हैं 15 जजेस और 9 ईयर्स। और सुप्रीम कोर्ट में कितने होते हैं? 32 + 1। छोटा सा लिखा, कंफ्यूज मत कर लेना, आईसीजे से कोई रिलेशन नहीं है उसका, राइट। 15 जजेस होते हैं आईसीजे में और सभी का जजेस का टेन्योर होता है 9 ईयर, राइट। देखते हैं क्या है आगे, टर्म ऑफ 9 ईयर्स। और हाँ, एक चीज याद रखना, बहुत डिटेल में याद रखना, 2 बॉडीज होते हैं यूएन के, दैट इज द यूएनजीए एंड सिक्योरिटी काउंसिल। अगर आईसीजे का मेंबर किसी को बनना है, वो पर्सन यूएनजीए और सिक्योरिटी काउंसिल दोनों में मेजोरिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि एक में मेजोरिटी है दूसरे में नहीं है और साहबा बन गए जज, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, राइट। 15 जजेस जो है वो डेमोग्राफिकली एंड ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पर कंप्लीटली मेंशन्ड है। 3 अफ्रीका से आएंगे, रिप्रेजेंटेशन सबको दिया जाता है ना, इसीलिए। 2 जजेस फ्रॉम लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन एंड 5 जजेस फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप एंड अदर स्टेट। अब जितना बड़ा जगह है उतनी रिप्रेजेंटेशन। 3 एशिया से और 2 यूरोप से। 3 2 5 10 13 और 15 जजेस मिल गए, 9 ईयर्स के लिए मिलेंगे, राइट। और इसका आपको सारे डिटेल्स मैंने यहाँ पर बता दिया। चलिए नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट इज द यूएन जनरल असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल का मेजोरिटी वोट से ही ये दोनों आएंगे। आपको दोनों काउंसिल्स में या दोनों मीटिंग्स में आपको जो आपका जो मेजोरिटी है वो कंप्लीट होनी चाहिए, तभी होगी। अगर एक में मेजोरिटी एक में नहीं है तो ना चोल वो, राइट। चलिए देखते हैं आगे क्या है। द जजेस आर अलाउड टू बी री इलेक्टेड, यानी री इलेक्शन पॉसिबल है, यस बिल्कुल पॉसिबल है। और इंडिया के अभी जो है ना वो री इलेक्ट ही हुए हैं। इलेक्शंस आर हेल्ड एवरी 3 इयर्स व्हेन 1/3 ऑफ द कैबिनेट रिटायर्स। इंडिया का राज्यसभा कनेक्ट हो जाएगा, राज्यसभा में भी 1/3 ऑफ मेंबर रिटायर करते हैं, राइट। एवरी 2 इयर्स। वैसे ही इनका है कि हर 3 साल पे 1/3 मेंबर रिटायर करेंगे। जैसे मान लो कि 15 लोग हैं, 1/3 रिटायर हो जाएंगे, 5 रिटायर होंगे, फिर 5 का इलेक्शन करके ऐड, फिर 15 हो जाएंगे, फिर 3 साल बाद टर्म पूरा होगा, वैसे वैसे इनका चलते रहता है। चलिए इतना फैक्ट्स काफ़ी है इसके लिए। अब देखते हैं इंडिया एंड द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंडिया का क्या पोजीशन है। ऐसे क्वेश्चंस क्लैट ने डाले हैं आपको 16-15 के टाइम पे। द फर्स्ट इंडियन जज ऑफ आईसीजे वाज सर बेनेगल राव। अब क्योंकि रशिया यूक्रेन न्यूज़ में है तो आप ये एक्सपेक्ट बिल्कुल भी ना करें कि इसके रिलेटेड टॉपिक्स नहीं आ सकते हैं। एक बार देखते हैं किस तरह से आएगा। या आई होप यू हैव नोटेड दीज पार्ट्स। देखिए जैसे 2021 क्लैट ने दिया था आपको, रशिया यूक्रेन की कहानी दे दी थी और उसके रिगार्डिंग पूछ लिया था, कॉमेडियन एंड ऑल थे। ये हो सकता है कि इस बार आपको आईसीजे पे चला जाए चीज़, आईसीसी पे चला जाए या फिर सिक्योरिटी काउंसिल पे चला जाए। कॉन्सेप्ट रहेगा रशिया यूक्रेन का ही, लेकिन टॉपिक्स बदल जाएंगे, राइट। तो फिर नेक्स्ट ईयर भी हम यही बोलेंगे भाई रशिया यूक्रेन तो पूछा ही, बस टॉपिक्स अलग थे। अब आपने वैरायटी नहीं पढ़ी, इसमें प्रॉब्लम आपकी है, राइट। एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि आपको न्यूज़ का कंप्लीट डिटेल मिले और पेपर पढ़ने की आदत डालो, नहीं तो एनएलयू की कसम ही ले लो यार, बट पढ़ो जरूर, राइट। चलिए लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट थिंग क्या है इसमें, नेक्स्ट थिंग क्या है इसमें, इंडिया एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सर बेनेगल राव पहले इंडियन जज थे, फॉलोड बाय नागेंद्र सिंह एंड रघुनंदन स्वरूप पाठक सर्व्ड एज हिज टर्म फ्रॉम 1989 टू 91 एंड करंटली अभी कौन है, दलवीर भंडारी। ये 27 अप्रैल 2012 से हैं और री इलेक्ट हुए यूनानिमसली, टर्म एंड्स इन 2021। देखो अब एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जब बात करते हैं अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, मतलब काम इन सब भाषाओं में होता है, राइट। तो चलिए होने दीजिए काम, आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड,
अब एक नया आता है, तो सर आईसीजे तो समझ में आता है, ये क्या है? क्रिमिनल कोर्ट, क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए है यार, क्रिमिनल एक्टिविटीज। अब रशिया यूक्रेन पे हमला कर रहा है, वो क्या है? क्रिमिनल ईटिंग है, इंटरनेशनल कोर्ट, यूज ऑफ फोर्स है बेसिकली। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात करें तो ये रोम स्टैट्यूट से बना था और इट इज गवर्न बाय द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट रोम स्टैट्यूट, 2002 में एंटर हुआ था। इंडिया आईसीसी का मेंबर नहीं है। इंडिया इज नॉट अ पार्टी टू रोम स्टैट्यूट अलॉन्ग विद यूएस एंड चाइना। तो अकेला इंडिया नहीं है, यूएस, चाइना और इंडिया तीनों ही आईसीसी के पार्ट्स नहीं है। इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कस करने के लिए मिलेगा नहीं आपको, थोड़ा बहुत ही है इसका सब्जेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन एंड ऑल हम बातें करेंगे। आईसीजे काफ़ी पुराना है, काफ़ी बातें भी होती है उसमें, राइट। और इंडिया के केसेस भी गए हुए हैं आईसीजे में, तो हम उसमें बारे में डिटेल में बातें करें। तो मेंबर भी नहीं है, तो उतना कोई खास डिस्कशन इस पे बनता भी नहीं है। रोम स्टैट्यूट बात करता है 4 बारे में आपकी जुरिस्डिक्शन होगी, द क्राइम ऑफ जेनोसाइड, ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स और क्राइम ऑफ एग्रेशन। अगर आप रशिया यूक्रेन को ही देख ले तो वॉर क्राइम ही है वो, राइट। वॉर क्राइम में बेसिकली होता है कि सिविलियंस को जब आप किल करते हो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर, कंसीडर वॉर क्राइम, क्राइम ऑफ अग्रेशन एंड ऑल, ये सब चीजें हैं। 4 ऑर्गन्स हैं आईसीसी के, प्रेसिडेंसी, जुडिशियल डिवीजन, ऑफिसर ऑफ द प्रोसिक्यूटर एंड रजिस्ट्री। तो जितना आपके लिए इन्फॉर्मेशन है आई हैव एडेड इट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, आईसीसी वर्सेस आईसीजे, एक बार देख लो, दैट इज इंपॉर्टेंट। आईसीसी और आईसीजे दोनों का लोकेशन हेग में है। केस टाइप ये क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, इंडिविजुअल, ये कंटेंशन टाइप बिटवीन द पार्टीज एंड एडवाइजरी, वो सब पार्टी को देखता है। इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, इसका फंडिंग कौन करता है, उसकी फंडिंग कौन करता है। एवरीथिंग इज इन फ्रंट यू एंड ट्राई टू मेक क्रिस्टल क्लियर। इससे ज़्यादा बाय फ्रेंड क्लियर नहीं किया जा सकता इस पर्टिकुलर टॉपिक को। हमने आईसीसी देखा, आईसीजे देखा, कॉन्टेक्स्ट देखा, डिफरेंसेस देखे, जुरिस्डिक्शन देखा, एंड आई थिंक नथिंग मोर इज इम्पोर्टेंट। चलिए अब बात आते हैं यूएन चार्टर्स के बारे में। इसमें बात की गई है इस पूरे आर्टिकल में एक चार्टर के बारे में, इज द आर्टिकल 51 ऑफ यूएन चार्टर। आर्टिकल 51 ऑफ यूएन चार्टर बोलता है कि अगर आप पे कोई अटैक करेगा तो आप सेल्फ डिफेंस में अटैक कर सकते हैं। पूरे आर्टिकल को पढ़ लेना, यही चीज मिलेगी, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाली है। कलेक्टिव और सेल्फ डिफेंस इफ द आर्म्ड अटैक अगेंस्ट द मेंबर ऑफ द यूएन यूनाइटेड नेशंस। अगर यूनाइटेड नेशंस के किसी भी मेंबर के अगेंस्ट आर्म अटैक होता है तो वो मेंबर कंट्री यूज कर सकता है सेल्फ डिफेंस। रशिया ने कहा अरे हमने तो आर्टिकल 51 का यूज किया है। तो पूछा कैसे भाई, कैसे यूज कर लिया तुमने 51? तुमने अटैक किया रशिया पर, यूक्रेन पर, तुम ही कह रहे हो सेल्फ डिफेंस। ऐसे तो चलता ही नहीं, ऐसा तो गेम नहीं चलेगा। गेम मतलब ये तो वही हो गया, गेम भी तुम ही खेलो, बैटिंग भी तुम ही कर लो, बॉलिंग भी तुम ही कर लो, फील्डिंग भी तुम ही कर लो, रूल्स भी तुम्हारे, तुम क्या करें यहाँ पे। तो अब इन्होंने कहा कि ये प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेन इक्वालिटी के बेसिस पे आर्टिकल 1। इन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल सॉवरेन इक्वालिटी नहीं, क्योंकि जो तुमने 4 स्टेट्स लिए है इट इज फोर्सफुल। अब इसमें आगे बात होगी, हमने तो रिफरेंडम किया, रशिया ने कहा रिफरेंडम किया, तो यूएनजीए ने कहा नहीं, दिस पर्टिकुलर रिफरेंडा इज नॉट गुड, राइट, ये सही नहीं है रेफरेंडम, आपने फोर्सफुली किया। आप खुद ही बताओ, एक रात पहले तुमने अनेक्स किया, रात भर में तुमने रेफरेंडम कर लिया। ऐसी ऐसी बातें हैं जो को साफ बेसलेस है। तो आर्टिकल्स कुछ आ जाते हैं पॉइंट्स पे, आर्टिकल 51 और आर्टिकल 1। आगे देखते हैं, अंडर इंटरनेशनल रशिया कंट्रोल्स ओवर द यूक्रेन रीजन्स आर सो कॉल्ड रेफरेंडम इज आल्सो नोन एज द बेलिजरेंट ऑक्यूपेशन। तो अभी जो इन्होंने कहा कि हमने रेफरेंडम किया है, उसको यूएनजीए ने कहा इस इज अ बेलिजरेंट ऑक्यूपेशन एज पर द हेग कन्वेंशन 1899 एंड आर्टिकल 43 ऑफ दिस कन्वेंशन। अब 1899 क्यों इसमें ऐड किया गया? क्योंकि जार निकोलस सेकंड के कारण, जार निकोलस सेकंड नहीं तो रिकमेंड किया था ये चीजें। तो आर्टिकल 43 के आधार से ये जो आपने ऑक्यूपाई किया इट्स बेलिजरेंट एक्टिविटी, तो प्लीज स्टॉप इट। काफी लंबा डिस्कशन किया हम लोगों ने अभी रशिया यूक्रेन पे, एंड आई होप इट इज क्लियर। नाउ द थिंग अराइजेस, ये 3 महान लोगों को मिला है इकोनॉमिक साइंसेस का नोबेल। तो हमने इसके बारे में तो डिटेल में बात करेंगे, बट इस पे और भी वीडियोस आएंगी नोबेल पे स्पेशल सीरीज, तो हम एक बार देख लेते हैं कि क्या है ताकि मिस ना हो। तो नोबेल प्राइज कौन देता है? सर्विजेस रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस। सर्विजेस रिक्स बैंक इज अ प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस अवार्डेड इन द मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। 1901 में स्टार्ट हुआ था, विल थी 1885 की, 1885 की विल थी। अल्फ्रेड नोबेल ने इकोनॉमिक्स प्राइज अपने विल में नहीं डाला था, 1968 में स्टार्ट किया गया, 1969 में मिलना शुरू हो गया, इसलिए ये थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है। एक होता है ना कि स्पेशल चाइल्ड, वही है ये इकोनॉमिक साइंसेस का नोबेल, क्योंकि ये छठा नोबेल है, एक्स्ट्रा अलग से आता है, तो एक बार देखने की चॉइस होनी चाहिए इसमें, और ये थोड़ा सा स्पेशल हो भी जाता है, अलग हो जाता है थोड़ा। और इंडिया के भी लोगों को मिला है, अमर्त्य सेन साहब को मिला है, आई डोंट नो व्हाई इट इज हियर, बट लेट मी चेक, यस।
तो इन 3 लोगों को नोबेल मिला है, सॉरी इट्स वाज माय मिस्टेक। तो फॉर्मर फेडरल रिजर्व चेयर थे बेन बर्नाक एंड 2 अदर डगलस डायमंड एंड फिलिप डाइबिक। इनको मिला है इस बार का इकोनॉमिक साइंसेस का नोबेल मॉडर्न बैंकिंग रेगुलेशन के रिगार्डिंग में, फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न बैंकिंग रेगुलेशन। इसको हम डिटेल में देखेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट द नोबल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट। चलिए आगे देखते हैं। एंड दिस इज द अबाउट द बैंक, हम लोगों ने देख लिया। नोबल सोसाइटी इसको नोबल नहीं देती है, ये एक पर्टिकुलर बैंक है जो इस नोबल को स्पॉन्सर करती है, राइट। और इस बार के नोबल की वो कितनी अमाउंट, 10 मिलियन, राइट। 10 मिलियन से इंडिया के हिसाब से अगर अनुमान लगाए तो 6-7 करोड़ रुपए के आसपास है। चलिए एससीओ पे आते हैं। थोड़ा इस इमेज पे ध्यान दीजिए। एससीओ जो है वो 2001 में बना था, बट रूट्स हैं इसके 1987 में। इसके रूट्स हैं 1997 में, जो 1997 में इसका नाम था संघाई 5। संघाई 5 इसका नाम था। 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान आगे जुड़ता है, उज्बेकिस्तान, जहाँ पे इस बार संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई थी, तो इसका नाम हो जाता है एससीओ। इसमें ये 8 कंट्रीज है, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान जुड़ते हैं 2017 में। और इस बार एक कंट्री और ऐड हो रही है, उस कंट्री का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग करके बताएंगे, बिकॉज जब ये मीटिंग कंक्लूड हुई थी हम लोग डिस्कस किया था इस बारे में। और 17 सितंबर 17 और 18 सितंबर की बात है। वो कौन सी कंट्री है, अफगानिस्तान है, ये ईरान है, कौन है बताइएगा। तो बताना है आपको। इसमें 2 चॉइसेस मैंने आपको दी, इसमें से एक देखिएगा। एससीओ का क्या है, काउंटर अमेरिकन इन्फ्लुएंस इन सेंट्रल एशिया, बोल्स्टर रीजनल सिक्योरिटी, फाइट टेररिज्म और रिजॉल्व बॉर्डर इशूज। आज हम बात करेंगे फाइट टेररिज्म के बारे में, जिसपे हम लोगों ने कल भी देखा था। एंड आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू रिगार्डिंग द सेम, राइट। न्यूज में क्यों है, क्योंकि जापान जेट को ज्वाइन कर रहा है, राइट। जेट क्या है, ज्वाइंट एंटी टेरर एक्सरसाइज है, जो कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच होता है। ये ज्वाइंट एंटी टेरर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बेसिकली स्ट्रक्चरल पार्ट है इसका एससीओ रैट्स का, राइट। रैट्स क्या है, रीजनल एंटी टेरर। इंडिया अज्यूम द रोल ऑफ चेयरपर्सन एससीओ रैट्स इन 2021, हम लोगों ने कल भी इसको देखा। टुडेज आर्टिकल में क्या है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन अबाउट ऑब्जर्वर्स एससीओ रैट्स एंड न्यूज समरी, राइट। आगे देखते हैं एससीओ क्या है। अब जो बेसिक न्यूज थी वो वहीं तक थी, रैट्स और वो पाकिस्तान ज्वाइन कर रहा है, बट इसको पढ़ना कैसे है, क्या केवल उतना पढ़ लीजिएगा काम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, वहां से तो काम स्टार्ट होता है। ऑब्जर्वर्स के बारे में देखते हैं। 2021 से पहले 4 ऑब्जर्वर स्टेट थे, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान एंड मंगोलिया। ईरान इस साल से मेंबर बन गया और अगले साल से ये पूरा ले लेगा, राइट। और अब एससीओ के पास 6 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया, सऊदी अरबिया, इजिप्ट एंड कतर। इसको अच्छे से याद रखिएगा, देयर इज नो एवर बट कि आपको इसको मिस कर दें, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। एससीओ बहुत न्यूज में, और इंडिया के पास रैट्स का चेयर है और पाकिस्तान भी ज्वाइन कर रहा है, तो वो इनडायरेक्टली इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। अब आते हैं एससीओ रैट्स के बारे में। ये 2002 में स्टैब्लिश हुआ सेंट पीटर्सबर्ग में। सेंट पीटर्सबर्ग में एस्टैब्लिशमेंट रैट हैज बिकम द पिलर ऑफ कोऑर्डिनेशन फॉर कॉम्बैटिंग द सेपरेटिज्म, टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। कल ही देखा हम लोगों ने इस बारे में। अंडर रैट्स वर्किंग रिलेशंस विद द मेंबर कंट्रीज कोऑर्डिनेट करते हैं, रैट्स मेंटेन करता है टेरर का डेटाबेस। इज नथिंग टू जस्ट गो इनटू द डीप और एनीथिंग, बिकॉज कंप्लीटली फिलॉसफी, बस पता होना चाहिए एससीओ कब बना, संघाई 5 कब आया, कितने ऑब्जर्वर स्टेट्स है, कितने कंट्रीज है, किसने नया ज्वाइन किया, संघाई का मीटिंग कब हुई थी, और इंडिया के पास होल्ड है इसका, राइट। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब ज्वाइंट काउंटर टेरर एक्सरसाइज होगा, ज्वाइंट एंटी टेरर एक्सरसाइज, जाटे इज एन एनुअल काउंटर टेररिस्ट एक्सरसाइज हेल्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ एससीओ रैट्स, जिसको पाकिस्तान ज्वाइन कर रहा है। तो इसमें ना थोड़ी 2-4 बातें कर लेते हैं इसमें, कि जब रैट्स की बात आती है या फिर एक्सरसाइज की बात आती है, तो उसमें युद्ध अभ्यास भी आ जाता है, युद्ध अभ्यास आ जाता है, और एक आता है मलाबार। कमेंट सेक्शन में बताइएगा मलाबार किन कंट्रीज के बीच होगा। नवंबर लास्ट में, नवंबर 2nd वीक में है ये, तो बताइएगा मलाबार किस कंट्रीज के बीच में एक्सरसाइज होता है। Such kind of questions are very important when it comes to the CLAT। और ये न्यूज समरी है आपका, कि इंडिया का पार्टिसिपेट किया था, इंडिया की एक इट वाज होस्टेड बाय पाकिस्तान एट द नेशनल काउंटर टेररिस्ट बी इन खैबर पख्तूनवा 2021 में, और इस बार इंडिया कर रहा है और पाकिस्तान पार्ट ले रहा है, और इस बार इसका नाम है मनीसर एंटी टेरर 2002। ये याद होना चाहिए, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिस्कशन। रशिया में हम लोगों ने बहुत बातें की हैं, बिकॉज इट वाज द नीड ऑफ द न्यूज।
नाउ द थिंग अराइजेस, ये लास्ट न्यूज़ है आई होप आज का, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2020 10 अक्टूबर को हुआ है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। मोदी जी ने बोला है, दैट्स व्हाई आई थॉट कि चलिए हम भी बोल लेते हैं कुछ अवेयरनेस अबाउट द मेंटल हेल्थ। इसमें यू कैन जस्ट लीव दिस पार्ट बट इसको याद कर लेना। एंड 10th अक्टूबर याद होना चाहिए। थीम क्या था? मेक मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी, राइट। चलिए आगे देखते हैं हिस्ट्री क्या है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ऑब्जर्व फर्स्ट टाइम इन 10 अक्टूबर 1992। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर कहोगे सर कहाँ से क्वेश्चन आए, कि दे देगा कुछ भी यार, वो डाल देंगे उस आर्टिकल के बारे में। तो आर्टिकल आ जाएगा उस पर्टिकुलर सीईओ का, फिर पूछ लेंगे कब स्टार्ट हुआ था मेंटल हेल्थ, कब होता है, क्या थीम था, और इनिशिएटिव किसकी थी? वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ एंड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन विद 150 ऑर्गेनाइजेशन। इनका हेडक्वार्टर बता देना जल्दी से। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन विद ओवर 150 मेंबर नेशंस, इसके हेडक्वार्टर्स बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट नॉट टू बी मिस्ड। आज बहुत कम चीजें थी, स्टिल नो रिलीफ द मालनूरिश्ड। इसको पढ़िएगा फॉर द इंग्लिश एंड रीजनिंग परस्पेक्टिव, नॉट टू द जीके परस्पेक्टिव, बिकॉज इट इज अ कंप्लीटली ओपिनियन बेस्ड टॉपिक। बट आपको एनएलयू की कसम है कि एक बार जाके वो रशिया वाला आर्टिकल जरूर पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एससी कमेटी, हम लोगों ने बहुत बातें की एससी कमेटी के बारे में, मंडल कमीशन को भी देखा, एंड ईच एंड एवरी केस लॉज हमने देखे। इंदिरा जयसिंह का, इंदिरा जयसिंह, माय बैड, व्हाई आई एम नहीं इंदिरा जयसिंह, नॉट इंदिरा जयसिंह, मंडल कमीशन देखा हम लोगों ने, रंगनाथ मिश्रा की कमेटी देखी, एंड इंदिरा साहनी की कमेटी देखी। यस, इंदिरा साहनी जिन्होंने 27% ओबीसी को रिजर्वेशन दिया, और उस पर कैप भी, इंदिरा साहनी का जजमेंट जो आया था इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसको अपहेल्ड किया गया। फॉर्म्ड 1920, तो इसका नाम बता दीजिएगा जल्दी से कि इसका क्या नाम था। फर्स्ट इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज क्रिएटेड विद एम ऑफ प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन। मनी सर एंटी टेरर 2022, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा टफ हो सकता है बट आई डोंट थिंक सो, बिकॉज फिजिक्स का नोबल आई जस्ट रिकॉर्डेड टुडे, और ये आपको परसों तक मिल जाएगा आई गेस, यस ऑन मंडे वेंसडे तक मिल जाएगा आपको, एंड दीज आर द आंसर्स। तो देखिए नोबल, आंसर करिए चीज़ों को और रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। अभी दिवाली आ रही, आधी दिवाली ऐसे ही निकाल दोगे 10 दिन, अभी भी टाइम है, रिवाइज कर लो चीज़ों को, उनको एक जस्ट पाइल अप नहीं करना, डोंट पाइल अप द थिंग्स, अदरवाइज इट विल क्रिएट अ ब्लंडर, राइट। एनएलयू की कसम दी है, अच्छे से पढ़ो, एंड डू मेंशन इफ यू हैव एनी डाउट एंड ट्राई टू कवर दोस टॉपिक्स आल्सो। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।